सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि हमें निक फ्यूरी की यहाँ पे एक दूसरी टीम के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसको कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी का अपना सगा बेटा यानी कि मिकेल फ्यूरी जो है वो बनाता है और वही लीड करते हुए हाइड्रा के हाइव बेस के अंदर ले जाता है ताकि उनको खत्म किया जा सके। अब उस पूरे के पूरे मिशन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मिकेल जो है उस हाइड्रा के हाइव बेस को खत्म करने के चक्कर में अपने आप को और अपनी पूरी की पूरी टीम को कुर्बान कर देता है। और ये बात निक फ्यूरी को एक बहुत ही बड़े सदमे की तरह लगती है, क्योंकि निक फ्यूरी को लगातार लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी जंग के अंदर हारते ही जा रहे हैं। और इन दी एंड हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे क्रैकन जो होता है हाइड्रा का लीडर, वो निक फ्यूरी को आके चारों तरफ से घेर चुका होता है और उनको अपने साथ पकड़ के ले जाता है। तो अब आगे आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है ये सच में एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी किस्म का फ्लैशबैक है, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ हाइड्रा, शील्ड बल्कि लिवाइथन का सबका एक साथ एक ओरिजिन मिलने वाला है कि ये सारी की सारी एजेंसी आखिरकार बनी कैसे थी, आखिरकार इनके पीछे की मोटिवेशंस क्या थी और क्यों ये लोग इतने सालों से एक दूसरे से जंग के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस सब की कहानी हमारे पास शुरू होती है 1961 के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी को पट्टी बांध के ले जाया जा रहा होता है और अचानक आवाज आती है कि आप ऑलरेडी अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो आप अपनी ब्लाइंड फोल्ड को हटा सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी अपनी ब्लाइंड फोल्ड को हटाता है और एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है एक टेंपल जैसी जगह के अंदर और कहता है आप अपना हाथ स्कैनर के ऊपर रखिए और मशीन के अंदर क्लियरली अपना नाम बताइए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी स्कैनर के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपना नाम बताता है कि जेक फ्यूरी, जो कि दरअसल निक फ्यूरी का भाई है। और हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, आप अपना नाम नहीं बल्कि अपनी डेजिग्नेशन बताइए। तो वो आदमी दोबारा से हाथ रखता है और कहता है कि फ्यूरी ज़ोडिएक स्कॉर्पियो। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके ये कहने से एक लिफ्ट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उस आदमी को एक बेसमेंट के अंदर एक अजीब व गरीब जगह के अंदर ले जाती है, जो कि हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा में ऑड दिख रही है और यहाँ पे हर कोई बिल्कुल ऑड कपड़ों के अंदर ही मौजूद है। और वहीं से एक आदमी बोलता है कि अंदर आइए, आपका यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से कमरे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गौर करना है और देखना है कि यहाँ पे इस वक्त चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जेक फ्यूरी जो आया है उसको स्कॉर्पियो नाम दिया गया है। इसी के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्रिकॉन पहले से बैठा हुआ है जो कि वसीली डेसियाव है। और इसके अलावा एक्यूरियस यहाँ पे मौजूद है जो कि जॉन गैरेट है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि निक फ्यूरी का साथी है। इसी के अलावा यहाँ पे एक पाइसेस मौजूद है जो कि शाओजी शोमा है। इसी के अलावा टॉरेस है जो कि कॉर्नेलियस वॉन लॉन्ट है। इसी के अलावा जिमेनाई यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी है। इसी के अलावा यहाँ पे सैगिटेरियस बैरन स्ट्रकर बैठा हुआ है, लिब्रा डमडम डुगन बैठा हुआ है, विर्गो थॉमस डेविडसन बैठा हुआ है, लियो डैनियल व्हाइट हॉल बैठा हुआ है, कैंसर विक्टर उरोफ बैठा हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने अगर गौर किया होगा तो ये वो सारे के सारे मेंबर है जो कि शील्ड और हाइड्रा और लिवाइथन के बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1961 के अंदर ये सारे के सारे लीडर्स एक ही टेबल के ऊपर आके बैठे थे और इनको इसी वजह से ये सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस दिए गए हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि इस पूरी की पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो बताता है कि लगता है कि हमारे आखिरी मेंबर पार्टी के अंदर आ चुके हैं। वेलकम स्कॉर्पियो, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिएटा। और वो आदमी अपने आप को यहाँ पे एरीज के नाम से बुला रहा है, उसका असली नाम क्या है वो हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है। अगर आपको याद होगा तो सीक्रेट वॉरियर्स के शुरू के हमने एक एपिसोड के अंदर बहुत पहले ही ये देखा था कि किस तरीके से निक फ्यूरी पिएटा वाले अपने बेस को अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं शील्ड के बेस की तरह, जहाँ पे यही सेम टेबल मौजूद होती है और निक फ्यूरी अपने साथियों के साथ बैठ के सारी की सारी प्लानिंग करना इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें बताया जा रहा है कि इस जगह का ओरिजिन क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरीज होता है वो बैठता है और कहता है कि अपने चारों तरफ इस रूम का अच्छे तरीके से एक लुक देख लीजिए। यहाँ पे आप चारों तरफ देखिए और आप देख के अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे किस किस तरह के कौन कौन से लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जो कि दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। अगर सच कहूँ ट्रूली तो यहाँ पे जितने के जितने लोग बैठे हुए हैं वो कलेक्शन ऑफ टाइटन्स हैं। हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो या आपने किसी का कहीं पे जिक्र सुना हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से आपने किसी के भी बारे में कभी सुना ही ना हो। रिगार्डलेस कि आखिरकार आपकी किस लेवल के ऊपर एक दूसरे से फेमिलियरिटी है, आज हम इस कमरे के अंदर मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इस कमरे के अंदर वो कलेक्टिवली एक चीज के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो है सवालों के जवाब। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्ट्रकर बैठा हुआ होता है और पूछता है अगर इस सारी की सारी बात को शुरू करना ही है तो मैं सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये जगह कौन सी है जहाँ पे हमें लाया गया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि शोजी शोमा जो यहाँ पे बैठा हुआ होता है एक आदमी, वो बताता है कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी जगह के आर्किटेक्चर को देखते हुए और जितने टाइम में हमें यहाँ पे ट्रैवल करके लाया गया है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सॉर्दर्न यूरोप हो सकता है। मेरा बेस्ट गैस जो होगा वो इटली होगा, क्योंकि इटली के अंदर इसी तरह के कुछ खंडराट मौजूद है काफी सालों से अंदर जिसको जिंदा दफना दिया गया था। लेकिन इस वक्त मैं इन सारी की सारी बातों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड आखिरकार इस बात के अंदर हूँ कि तुमने हम सबको तलाश कैसे करा। तो वहीं से हम देखते हैं कि जॉन गैरेट भी यही सवाल करते हैं और पूछते हैं एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि हम लोग दुनिया के अंदर होने वाले सबसे ज्यादा ऊपर के यानी कि टॉप स्पाई मास्टर्स हैं, तो तुमने हम सबको एक साथ ढूंढ के कैसे निकाल लिया। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेक फ्यूरी बोलता है कि ओह ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे ख्याल से ये आदमी या फिर ये जिस किसी के लिए भी काम करता है ये हमारे ऊपर एक लंबे टाइम से टेंशन रखा हुआ था और अब अंटिल टुडे हम में से कोई नहीं जानता था कि हमारे ऊपर भी किसी ने नजर रखी हुई है। क्या मैंने ठीक कहा? तो स्ट्रकर बोलता है कि वेल वी नो बेटर नाउ डोंट वी। लेकिन इसी तरह निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और सवाल है कि मुझे एक अच्छा रीजन दो कि आखिरकार क्यों मैं अपने सामने बैठे हुए शख्स के मुंह पे गोली मार के उसका काम तमाम क्यों ना कर दूं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रीजन है? तो वहीं से एरीज बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास एक रीजन जरूर है। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से ज़ोडिएक साइंस के जरिए यहाँ पे सबको जो है अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है 12 लोगों के अंदर। तो मेरा भी जैसा कि ज़ोडिएक साइन एरीज है तो उसका मतलब ये है कि मैं इस स्टोरी का एरीज हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है और आप इस पूरी की पूरी टेबल में से कौन से मेंबर से रेफर हो पा रहे हैं, तो ताकि हम भी देख सकें कि हमारी इस पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हम लोग भी एक पूरा का पूरा व्हील बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो एरीज तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हूँ, तो बाकी के जो है वो आप लोग मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। तो वहीं से एरीज बोलता है कि इससे पहले कि हम यहाँ पे सारी की सारी बातचीत शुरू कर सके, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना शुरू कर सकूं, यहाँ पे एक रूल है जिसको हम सबको फॉलो करना होगा और वो है एनोनिमिटी। यानी कि अगर यहाँ पे कोई शख्स अपनी आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहता, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो हम उसको छुपा के ही रखेंगे। यही हमारे इस पूरी की पूरी असेंबली का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे व्हील के ऊपर आपको एक जगह दी गई है और इस पूरे के पूरे व्हील के ऊपर 12 कोड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि आप सबको दिए गए हैं। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करनी है, एक दूसरे को रेफर करना होगा, तो हम इन कोड्स की मदद से एक दूसरे से बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे कोड है वो एरीज है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो अब जैसा कि तुम्हारा सवाल था कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, तो वहीं से स्ट्रकर बोलता है कि वेल जरा जल्दी करो क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा ये पूरा का पूरा ड्रामा देख सकूं। तो वहीं से एरीज उसको गुस्से वाली नजरों से देखता है और कहता है कि तुम सारे के सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो वो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस गवर्नमेंट्स, फ्रैक्शंस और सीक्रेट सोसाइटीज को, जो कि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अगर वर्ल्ड डोमिनेशन की बात की जाए तो तुम लोगों का सबसे ज्यादा चांस है कि तुम लोग वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत कर सकते हो। लेकिन मेरा इसके अंदर बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने नेशंस को उठते हुए और गिरते हुए देखा है और इसी तरह से अगर तुम भी एक नेशन बन जाते हो तो तुम्हारा भी जवाल जरूर आएगा। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे कंसर्न करती है तुम लोगों के हवाले से वो तुम लोगों की मेथोडोलॉजी है, जिस तरीके से तुम लोग काम करते हो। मैं इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम लोग किस तरीके से शेडोज के अंदर से काम करते हो। तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि किस तरीके से छुप के काम करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी सीक्रेट को छुपाना तुम लोगों के लिए वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसी तरह एरीज बोलता है कि तुम लियो आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। तो वहीं से जेक बोलता है कि मैं यहाँ पे नोट्स ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ क्योंकि मेरा यही काम है। तो वहीं से एरीज बोलता है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ये काम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा कि यहाँ पे हम जो भी नॉलेज एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं उसके बारे में कोई बात कभी नहीं की जाएगी, इसको हमेशा के लिए फॉरएवर हिडन रखा जाएगा। तो इसलिए कोई रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। तो वहीं से वो बोलता है कि आपने हमें अभी तक इस बात को नहीं बताया कि आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो वहीं से वो कहता है कि मैं तुम लोगों से कोई चीज़ चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ दूंगा जो कि तुम लोगों को चाहिए इस पूरे की पूरी क्वाइट वॉर को जीतने के लिए, जो कि तुम लोग इतने टाइम से वेज करते हुए आ रहे हो। तो वहीं से अगले पल एक और मेंबर पूछता है तो आखिरकार इसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। तो वहीं से एरीज बोलता है कि इस पूरी की पूरी चीज़ को एक कॉन्टेस्ट की तरह रख के देखो, तुम लोग इस वक्त मेरे अप्रूवल को विन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वहीं से स्ट्रकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे आदमी से किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और गेम खेलने के लिए तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि शाओजी शोबा बोलता है कि अगर देखा जाए तो हम सारे के सारे लोग ऑलरेडी इस गेम के पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं और अगर इस मूवमेंट के ऊपर तुम इस गेम को छोड़ना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये अफोर्ड करने के काबिल हो। लेकिन मेरे ख्याल से तुम शायद इस बारे में ठीक हो कि अगर हम यहाँ पे इंतजार करके कुछ देर बैठ के देखें कि यहाँ पे ये सारा का सारा गेम किस बारे में चल रहा है तो शायद उससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। तो अगली बार हम देखते हैं कि स्ट्रकर वहाँ पे फौरन से बैठ जाता है। लेकिन डमडम डुगन बोलता है आखिरकार तुमने ये बात सोच भी कैसे ली कि हम लोग जो है इनके इक्वल हैं, हम लोग इनसे सुपीरियर है और ये हमारे सामने एक बहुत ही बुरे इंसान की तरह और कुछ भी नहीं, और मैं तो कभी इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होने वाला। लेकिन एरीज बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने पूरे के पूरे गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। तो वहीं से फ्यूरी बोलता है कि वैसे अगर देखा जाए तो उस आदमी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल करा है, क्यों ना तुम इस सवाल का जवाब दे दो ताकि हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो वहीं से एरीज बोलता है कि मैं तुम लोगों को इक्वल क्यों कंसीडर करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कोई भी शख्स जो है वो किस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है और वो किस चीज़ के लिए लड़ता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है, तुम लोग के पास जो सारी की सारी सलाहियत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं वो चाहता हूँ जो मुझे चाहिए और उसके बदले में तुम्हें दुनिया मिल जाएगी। तो बताओ कि अब आखिरकार मेरा गेम कौन खेलना चाहता है।
और इसी तरह हम लोग यहाँ से पहले मिशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं गीजा के पिरामिड्स के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि 4 लोगों के ग्रुप को बना के इस मिशन के ऊपर भेजा गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डमडम डुगन, यूरेफ और दूसरे जो हाइड्रा के लोग होते हैं उनको सबको एक साथ मिलकर भेजा गया है। जहाँ पे यूरेफ बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा। उस आदमी को आखिरकार क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी चलाएगा और हमसे जो चाहे वो करवा सकता है, लेकिन मेरा पेशेंस वो खोते जा रहा है। लेकिन डमडम बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके बावजूद देखो जरा तुम अभी भी उसके लिए इस मिशन के ऊपर आए हो और इस रैबिट होल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं से व्हाइट हॉल बोलता है कि तुम दोनों क्या अपना मुंह बंद करके रखोगे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग एक तरह की पूरी गुफा के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनको पिरामिड्स के अंदर एक तरह का एलियन शिप नजर आता है। और वहीं से शोमो बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जल्दी करनी चाहिए। तो वहीं से डमडम बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे हज़ारों साल से दफन हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो बिल्कुल ऑफ द चार्ट है। तो वहीं से वो पूछता है कि आखिरकार हमें और कितना आगे जाना होगा। तो डमडम बोलता है कि मेरे ख्याल से हम वहाँ पे बिल्कुल पहुँच चुके हैं, वो डिवाइस यहीं पे होनी चाहिए। और अगले पल वो बोलता है कि वो चीज़ यहीं पे मौजूद है। इतनी ज़्यादा शक्ति है इतनी सी छोटी सी चीज़ के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और हम देखते हैं कि बेसिकली उनको इस पूरे के पूरे जहाज़ के अंदर से एक दिल जैसी चीज़ मिलती है, जो कि बिल्कुल उस हाइव की तरह लग रही है। लेकिन वहीं से शोमो बोलता है कि ज़रा एक मिनट, यहाँ पे कोई चीज़ हिलने की कोशिश कर रही है, लगता है कि हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं। लेकिन वहीं से व्हाइट हॉल बोलता है कि सब के सब मेरे फौरन पीछे आ जाओ। और अगले पल हम देखते हैं कि व्हाइट हॉल यहाँ से जो है बेसिकली अपने उस हेलमेट को निकालता है क्रैकन के, और उसको पहन के फौरन से क्रैकन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है हियर दे कम। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाज के अंदर कुछ अजीबोगरीब एलियंस जो होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चारों के चारों मेंबर उसे जबरदस्त तरीके से मुकाबला करके उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी के बाद हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन फ्रांस के अंदर शिफ्ट होते हैं मिशन 2 के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे निक फ्यूरी, जेक फ्यूरी और उनके दूसरे साथी थॉमस डेविडसन को यहाँ पे भेजा गया है। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि हमें बताया गया था कि वो चीज़ जो है यहाँ पे ईस्ट वॉल के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नन्स मौजूद होती है और वो कहती हैं कि एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, ये जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, मुझे आपसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा वरना मुझे सिक्योरिटी को कॉल। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से अगले पल वो गन निकालकर बोलता है लेडीज जरा आप लोग पीछे हट जाइए, लगता है कि मुझे मिल चुका है, वो सारे के सारे कैटाकॉम्स यहीं पे होने चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों लोग उस पूरे के पूरे टेंपल के नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली एक आदमी का यहाँ पे मकबरा मौजूद होता है। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मैं ढक्कन हटा के देखना चाहिए कि अंदर क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो उस लाश के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं तो वहाँ पे उनको एक आदमी की लाश नजर आती है, लेकिन उसके ऊपर एक अजीब व गरीब चीज़ बनी हुई होती है, यानी कि एक अजीब व गरीब टेक्नोलॉजी। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि जरा केयरफुल। लेकिन वहीं से जेक बोलता है कि क्या केयरफुल यार, निक तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही फट रही है एक बुढ़ी औरत की तरह, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे कॉफिन के अंदर से अजीब व गरीब टेंटिकल्स निकलते हैं और वहाँ पे हमें जेक के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और निक फ्यूरी वहाँ पे खामोशी से सारा का सारा नजारा देख रहे होते हैं। और इसी के बाद हम लोग यहाँ से तीसरे मिशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं ज़ैरगोस माउंटेन्स के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी बचे हुए 4 लोग होते हैं वो यहाँ पे एक अपने अलग मिशन के ऊपर आए हुए होते हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब दिखने वाले लोगों से मुकाबला कर रहे होते हैं, जिसमें अंदर स्ट्रकर हो गया और बाकी की जो टीम होती है वो यहाँ मौजूद होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग उन रोबोट से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करते हैं। और स्ट्रकर बोलता है लगता है कि यहाँ पे किसी किस्म का फेल सेफ प्रोग्राम था जो कि हमारे आने की वजह से ट्रिगर हो गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो अब हमारी यहाँ पे जीत हो चुकी है। लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं था? लेकिन वहीं से लॉन्ड बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ऐसा तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि अगली पल वहाँ पे स्ट्रकर नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि अमेजिंग, जरा इस पूरी की पूरी चीज़ का स्केल तो देखो। तो इसी तरह वहीं से वो बोलते हैं क्या क्रिसमस जल्दी आ गई है? तो वहीं से यूरोप बोलता है कि हमें बाकी के सारे ग्रेट व्हील के लोगों को बता देना चाहिए कि जिस चीज़ को हम हासिल करने के लिए आए थे उसको हम सिक्योर कर चुके हैं और इस सबको यहाँ से ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने सारे के सारे चेंबर्स को सिक्योर कर लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनको इस लोकेशन के ऊपर आगे कुछ अजीब व गरीब चेंबर्स मिले हैं शीशे के बने हुए। और अगर आपको ये सारे के सारे चेंबर्स देख के कुछ याद आ रहा है तो बिल्कुल ठीक याद आ रहा है, ये वही सारे के सारे चेंबर्स है जो कि लेवाइथन के लोग इस्तेमाल करते थे अपने लोगों को दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए। तो अब आपको कहानी समझ में आने लगेगी कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें किस तरह से कनेक्ट हो रही हैं। यानी कि ये जो एक आदमी एरीज नाम का, इसके पास इन सारी की सारी चीज़ों की लोकेशन मौजूद थी और उसने इन सारे के सारे लोगों को उनको रिट्रीव करने के लिए वहाँ पे भेजा था। तो इसी तरह विक्टर बताता है कि हमने सक्सेसफुली एक ज़बरदस्त किस्म का रिमोट बेस को जो है वहाँ पे सेटअप कर दिया है, जहाँ पे हमने सारे के सारे कंटेनमेंट यूनिट्स को सेट कर दिया है और वो बिल्कुल आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो चुके हैं। हमें बस यहाँ पे आपके अप्रूवल की ज़रूरत है। तो वहीं से बैरन स्ट्रकर बोलता है कि आखिरकार हम तुम्हें इस बात की इजाज़त क्यों दें, क्योंकि वो जगह जो है वो तुम्हारी जगह और वहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो वहीं से डमडम डुगन बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त कोई कंट्री मौजूद नहीं है, और रही बात मेरी कंट्री की, तो मेरी कंट्री के लोग इसको अपनी कंट्री में आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो एज लॉन्ग एज जब तक हम लोग इस सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें किसी के ऊपर भी विश्वास करने में यहाँ पे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो वहीं से एरीज मुस्कुराता और कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को समझते हो, तो बताओ कि बाकी टास्क के बारे में क्या ख्याल है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो जो बाकी के लोग होते हैं वो अपने अंदर से उस ज़बरदस्त किस्म के एक हार्ट जैसी चीज़ को निकालते हैं
और वो बताता है कि हमने इसके पूरे के पूरे होस्ट को इससे अलग कर दिया जो कि इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ये एलियन पावर सोर्स को हम एक्सट्रैक्ट करने में वहां से कामयाब हुए हैं। इस पूरी की पूरी चीज की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा ग्रेटर है जिससे पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो एरीज बोलता है कि चलो बहुत ही बढ़िया काम करा तुम लोगों ने, और फाइनल लोकेशन के बारे में क्या खबर है। तो वहीं से निक फ्यूरी देखते हैं और कहते हैं कि अनसक्सेसफुल, आपने जिस चीज को तलाश करने के लिए हमें बताया था वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, हम वहां पे गए और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो वहीं से एरीज उनकी तरफ देखता और पूछता है क्या सच में तुम वहां पे गए और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो निक फ्यूरी बोलते कि नॉट अ डैम थिंग, लेकिन ये देख के एरीज वहां पे मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन इसी के हम लोग 2 हफ्ते बाद पीटा के अंदर ही शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने ये सारे के सारे चेंबर्स को एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेविडसन जो होता है वो बेसिकली अपना सारा का सारा साइंस टीम का काम कर रहा होता है और वो इन सारे के सारे चेंबर्स को फंक्शनल बनाता है। तो वहीं से बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि हमें क्या तुम बताना पसंद करोगे कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है और उससे क्या किया जा सकता है। तो वो बताता कि सबसे पहली बात जब मैंने इन सारे के सारे चेंबर्स को जानना शुरू करा तो मैंने इनके बारे में ये पता लगाया कि इस तरह की डिवाइस है जिसको एक टाइमलेस फीडबैक लूप के लिए बनाया गया है जो कि वर्चुअली काम कर रहे होते हैं। यानी कि इनको जिस किसी ने भी बनाया है वो इसलिए बनाया था ताकि किसी भी शख्स को स्टेसिस के अंदर यानी कि जिंदा रखा जा सके फॉर सेंचुरीज। तो ये देख के शो में बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ तुम शर्त लगा सकते हो कि ये फैसिनेटिंग है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे अटेंशन देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे चीजें और ज्यादा ट्रिकी होते हुए नजर आ रही हैं। इनको ओरिजिनली जो प्रोग्राम किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि ये जियो थर्मल पावर के ऊपर चलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक जबरदस्त किस्म की एलियन पावर सोर्स हमने रिकवर करी है जिसके जरिए अब हम इस पूरे के पूरे चैम्बर की पावर को और भी बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा सकते हैं। एक तरह से हम उसको सुपर चार्ज कर सकते हैं जो कि इससे पहले किसी ने नहीं करा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी इस वक्त सारे के सारे चेंबर्स को सेट नहीं करा बल्कि सिर्फ कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ चेंबर्स को रखा हुआ है क्योंकि ये जो हमारे पास एलियन पावर है इसको हम सिर्फ एक चेंबर के अंदर लगा के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो बाकी की चेंबर्स है वो एक तरह उसकी वेसल का काम करेंगे जो कि वो एनर्जी अपने अंदर लेगी और हम एक चैम्बर का इस्तेमाल करेंगे उन 6 चैम्बर्स की एनर्जी को एक साथ मिलाने के लिए। अगर इन थ्योरी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर इस चैम्बर के अंदर हमने बिठा के इस सारी की सारी एनर्जी किसी इंसान के ऊपर बरसाई तो हम एक मेटा ह्यूमन एबिलिटीज वाला इंसान को पैदा कर सकते हैं। और सच कहूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं थ्योरी के अंदर उसको देखा जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो अमेरिकन सुपर सोल्जर प्रोग्राम से भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरह का एक सुपर सोल्जर प्रोड्यूस कर सकता है। और जब तक हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम और ये डिवाइस मौजूद है जिसके जरिए हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ सुपर सोल्जर्स बना सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 1961 के अंदर हमारे पास जो ये पूरा का पूरा फ्लैशबैक चल रहा है वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जबरदस्त तरह की डिस्कवरीज को किया गया था। लेकिन वहीं से डेसिया आगे पूछता है क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे ये काम किस तरीके से करता है। तो वो उसको बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये अलग अलग चेंबर्स रखे हैं ताकि हम एनर्जी के फ्लो को बांट सकें और बांटने के बाद उसको एक सेल के अंदर लेकर आ सकें। लेकिन वहीं से डेसिया बोलता है कि नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हो तुम। तो वहीं से डेविडसन बताता है कि ओ ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है पीटा के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर ही डिजाइन किया है। तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ ऑथराइजेशन कमांड कोड्स अपने डालने हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पैनल मैंने बनाया है ये काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें सिस्टम को लॉक करना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद सारे के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद पावर ट्रांसफर को इनिशिएट करना है। तो वहीं से डेसिया बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो वहीं से डेविडसन बोलता है तो ये बताओ कि तुम में से सबसे पहले कौन जाने वाला है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे डिसाइव जो होता है वो बेसिकली अपनी गन निकाल के उसके घुटने को फोड़ देता है और कहता है कि तुम तो सबसे पहले कम से कम नहीं जाने वाले हो। लेकिन वहीं से डेसिया अगले पल पलटता और कहता है कि मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम सब काफी ज़्यादा शॉक में होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा क्योंकि इस पूरी की पूरी जगह को मैंने चारों तरफ से घिरवा लिया है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से पहले भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा था जिस तरह के बॉयरन वॉन स्ट्रकर वगैरह को कि ये चीज़ हम लोग जो है डेसियाफ की लोकेशन के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे मुश्किल आ सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि डेसियाफ बेसिकली अपने यहाँ पे सारे के सारे आदमियों को ले आता है और वहाँ पे सारे के सारे उसके आदमी पहुंच चुके होते हैं वेपन्स के साथ और सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि एवरीबॉडी काम डाउन, डम तुम उस आदमी के पास जाओ और उसके ऊपर जो घाव लगा है उसको रोकने की खून को कोशिश करो। और अगले पल डम उसके पास आके बोलता है यू डर्टी डबल क्रॉसिंग रशियन फ्रॉक आई एम गोना। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हो, जरा अपने चारों तरफ देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि उसके आदमी आगे बोलते हैं कि सर, तो वो बोलता है कि मुझे रिपोर्ट दो फौरन से। तो कहता है कि सर हमने सारी की सारी होल्डिंग फैसिलिटी को सिक्योर कर लिया है, सारे के सारे चेंबर्स को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो वहीं से वो बोलता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब अभी हमें यहाँ से सिर्फ कंट्रोल सिस्टम और मेन अरायन चैम्बर की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तो चलो हमें यहाँ से जल्द फौरन निकलना चाहिए क्योंकि ये लोग ज्यादा देर हाथ पे हाथ रख के तमाशा नहीं देखने वाले हैं। तो वहीं से वो कहता है कि यस सर, जैसा आप कहें। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो का सारा का सारा चैम्बर वगैरह खोल के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ये डेसिया वही है जो कि आगे जाके लेवाइथन का लीडर
लीडर ओरायन बनता है और यही टेक्नोलॉजी इसने यहाँ से इन लोगों से चुराई थी। तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वेसिली भी इसके पास आता है और वहीं से अगले पल डेसियाफ बोलता है क्या तुम इसके ऊपर इंसिस्ट करते हो? तो बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ। तो कहता है कि बहुत बढ़िया वेसिली, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूँ कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है मेरी नजर में और कुछ भी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सबकी तरफ पलटता और कहता है द ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो चुका है और हम इस गेम को ऑलरेडी जीत चुके हैं। हम लोग यहाँ से इस डिवाइस को लेके जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम सारे के सारे लोगों ने इन सारी की सारी चीज़ों को तलाश करने में हमारी मदद करी है, हमारा यहाँ पे साथ दिया है, और इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे सारे के सारे कॉमरेड्स को यहाँ पे जिंदा छोड़ देता हूँ और उनकी जिंदगी को बख्श देता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ग्रैंड एडवेंचर था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रा के जो 3 लोग होते हैं यानी कि स्टकर, शोबा और व्हाइट हॉल, वो यही कहते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि ये सब कुछ ओवर हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डेसियाफ बोलता है कि अपनी किस्मत के साथ ज्यादा खेलने की कोशिश मत करो फैसिस्ट। आज जो मैं तुम्हें यहाँ पे चैरिटी दे रहा हूँ उसको चुपचाप अपने हाथ में ले लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस चैरिटी को तुमसे वापसी छीन भी सकता हूँ। ये चीजें शुरू से ही इस तरह से होनी थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब ये खत्म होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन गैरेट यहाँ पे जो होता है वो सामने आता है और कहता है कि तुम्हें इस मशीन को लेके जाना है, तुम लेके जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी इस बात को याद रखना कि मैं इसको सेटल अप जरूर करूंगा। मैं तुम्हारी उन दोनों आंखों के बीच में एक बुलेट मार के तुम्हारे भेजे को जरूर निकालूंगा। और जैसा कि आपको याद होगा कि जॉन गैरेट ने प्रेजेंट डे के अंदर ये अपना पूरा का पूरा जो उसने धमकी दी थी ये उसको मार के पूरा कर ही लिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जोनाथन हिकमैन ने पूरी की पूरी स्टोरी को एक दूसरे से कनेक्ट करा है फ्लैशबैक्स के जरिए। लेकिन अगले पल डेसियाफ और विक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो यही कहते हैं क्या तुम्हें इन सारे के सारे लोगों की बातें सुन के समझ में आ गई कि हमने क्या सीखा कि इस दुनिया के अंदर मर्सी की कोई जगह नहीं है? तो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसी तरह वो अगले पल ऑर्डर देता है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे के सारे गार्ड्स होते हैं उनके वो वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन निक फ्यूरी बोलते हैं कि एवरीवन फॉल बैक एंड फाइंड कवर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग अपने अपने वेपन्स को निकालते हैं, अपनी अपनी गन्स को निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पे क्रैकन अपने सूट को पहन रहा होता है और वहीं पे डमडम डुगन वगैरह जो है वो टॉमसन को अपने साथ लेके यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी पूरी की पूरी क्रॉस फायरिंग के बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे निक फ्यूरी की आंख के ऊपर आके एक गोली लगती है और निक फ्यूरी वहाँ पे गिर जाते हैं। और अगले पल वहाँ पे बैरन वॉन स्टकर मुस्कुराता और कहता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी को भाड़ में डालो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार निक फ्यूरी की जो आंख गई थी वो किस तरीके से गई थी। और ये था वो मिशन पिएटा वाला जिसके बारे में डमडम डुगन और निक फ्यूरी पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से पिएटा के अंदर निक फ्यूरी की आंख गई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे निक फ्यूरी गिर चुके होते हैं और इसके जो बाकी साथी होते हैं डमडम डुगन, जॉन गैरेट और यहाँ पे डेविडसन जो होता है वो उसको कवर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसी के हम लोग 1 महीने बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बैरन वॉन स्टकर शोमा जी के साथ आया हुआ होता है एक जबरदस्त किस्म के रशियन बेस के अंदर। और वहीं से वो कहता है द शेडोज। तो वहीं से शोमा जी बताता है कि हमें खबर ऐसी मिली है कि वो आखिरी चेंबर जो है उनको भी उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और फाइनल रीइंफोर्समेंट्स हमारी पहुंच चुकी हैं। लगता है कि अब वक्त आ चुका है, यूरोप जो है वो उस मशीन का इस्तेमाल आज ही करेगा। तो वहीं से स्ट्रकर बोलता है, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि फ्यूरी और उसके साथियों का कोई साइन नहीं है यहाँ पे, और लगता है कि ग्रेट व्हील भी जो है वो हमसे लॉयल नहीं रहा। अब शोमा जी बोलता है कि हाँ, देख के ऐसे ही लगता है कि आज हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है इनको रोकने के लिए, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज गिर चुकी हैं। तो वहीं से स्ट्रकर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज फेल नहीं हो सकते हैं, हमें किसी भी कीमत के ऊपर सक्सीड होना ही होगा। तो शोमा जी बोलता है कि हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं, इफ वी लूज वन हैंड 2 more विल टेक हिज प्लेस। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो शोमा जी है वो दरअसल दी हैंड ऑर्गेनाइजेशन का है और दी हैंड और हाइड्रा जो इस वक्त दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बर्फ के अंदर से दी हैंड के जितने भी निंजाज होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे स्ट्रकर की मदद कर रहे होते हैं यहाँ पे उस पूरे की पूरी चैम्बर को वापसी हासिल करने में जो कि ओरायन ने अपने पास रखा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ओरायन बेसिकली इस पूरे के पूरे चैम्बर्स के जरिए काफी ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है और अब वो दोबारा से इस चैम्बर का इस्तेमाल करके अपने दूसरे साथी को पावर्स देने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे इस पूरे की पूरे चैम्बर को तैयार करते ही हैं, अगले पल वहाँ पे सारे के सारे हैंड के निंजाज आ जाते हैं इनकी पूरी की पूरी फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो होता है बैरन वॉन स्ट्रकर आता है और उसके सीने के अंदर अपने पूरे के पूरे भाले को मार के आर पार कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरायन वहाँ पे आता है और स्ट्रकर को जोरदार एक पंच मार के पीछे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगा विक्टर, ये मशीन तुम्हें जरूर बचाएगी। और अगले पल हम देखते हैं कि ओरायन बेसिकली विक्टर को जो है पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर डाल देता है क्योंकि उस चैम्बर के अंदर वो जिंदा हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ओरायन के ऊपर सारे के सारे निंजाज बहुत बुरी तरीके से तलवारें घुसा घुसा के अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना दम तोड़ने से पहले अपना कोड बोल देता है, डिसाइफ स्कॉर्पियन ज़ोडिएक। लेकिन वहीं से स्ट्रकर चिल्लाता है कि नाउ और नेवर ग्रैंड मास्टर। और अगले पल शोमा बोलता है कि मुझे वो मिल चुका है, वो पावर सोर्स अब मेरी हो चुकी है, लेकिन ये मशीन अपने ही ऊपर फीड कर रखी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस तरीके से हाइड्रा ने उस पूरी की पूरी एलियन पावर सोर्स को अपने कब्जे में ले लिया था और ये वही पावर सोर्स है जिसके बाद आगे जाके वो लोग हाइव का प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह ओरायन बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां से वो सारे के सारे लोग भाग चुके होते हैं और ये सारे के सारे चैम्बर्स अपने ही अंदर अजीब व तगरीब तरीके से अपनी एनर्जीज के ऊपर फीड करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह
वजह से हम देखते हैं कि उसके चैम्बर के अंदर जो उसके लोग मौजूद होते हैं जिनको सुपर पावर्स दी जाने वाली थी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक तरह से रिवर्स हो जाता है और वो सारे के सारे लोग अजीबोगरीब एलियंस के अंदर बदल जाते हैं। और ये ठीक बिल्कुल उसी तरह के दिखने वाले एलियंस है जो कि लिवाइथन की टीम के अंदर हमें नजर आते हैं। और इस तरीके से बेसिकली लिवाइथन और उसके अजीबोगरीब लोगों का जन्म हुआ था। और उसी तरह यहाँ पे ओरायन चिल्लाता है कि नहीं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो पावर सोर्स उससे छीन ली गई थी जिसके जरिए वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को क्रिएट कर रहा था। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से निक फ्यूरी के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी बैठे हुए होते हैं एरीज के साथ और कहते हैं, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 बिच्छू एक बोतल के अंदर, लिवाइथन और अब हाइड्रा, ये दोनों के दोनों बिच्छुओं को तुमने इस पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर आजाद छोड़ दिया है। तो वहीं से एरीज बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अब मैं इस पूरी की पूरी मैच को साफ करने वाला हूँ जो कि तुमने फैलाई है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये सारे के सारे खेल तमाशे जो तुम कर रहे हो अब इसको खेलना बंद कर दो, इट्स ओवर। तो वहीं से वो एरीज बोलता है, हम इस पूरी की पूरी चीज को गेम इसलिए बुला रहे थे क्योंकि इससे हमें ये लगे कि इसके अंदर कुछ रूल्स मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए सच्चाई की तो इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के गेम्स के कोई रूल नहीं होते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी एक आदमी जो है वो केओस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट अ गेम, ये कभी गेम था ही नहीं और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सही तरीके से सब कुछ खत्म ना हो जाए। तो आप देखना कि यहाँ पे हमें जो ये पूरा का पूरा एरीज का कैरेक्टर दिया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है, इसके बारे में हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं पता कि ये कौन है और इसने ये सारी की सारी हरकतें क्यों करी। लेकिन यहाँ पे इस पूरी की पूरी स्टोरी से आज हमें ये बात पता चल गई कि किस तरीके से वहाँ पे शील्ड जो है वो बनी, किस तरीके से हाइड्रा बनी, किस तरीके से वो हाइव प्रोग्राम शुरू हुआ, किस तरीके से लिवाइथन के जो लोग हैं वो हमें इस तरीके से नजर आते हैं, किस तरीके से उनके पास चेंबर्स हैं जिसके जरिए वो रिजरेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों को और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो इन सारी की सारी कहानी बेसिकली एक ही टेबल के ऊपर बैठकर हुई थी जहाँ पे शील्ड, हाइड्रा और लेवाइथन जैसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हुई थी। और बेसिकली ये लोग 1961 से ही एक दूसरे के साथ इस तरह की कोल्ड वॉर के अंदर लगे हुए हैं और यही सारी की सारी जंगें अब एक बड़ा रूप ले लिया है जिसके अंदर हम अभी रिसेंटली अपनी सीक्रेट वॉरियर की सारी स्टोरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसी के बाद हम दोबारा से अंधेरे के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आवाज आती है, तुम हिल नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें बांधा गया है। लेकिन इतनी भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है निकोलस, क्योंकि चीजें बिल्कुल उस तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से उनको चलना चाहिए। क्योंकि तुम अगर इस सबको सोच के देखोगे तो ये सारी की सारी चॉइसेस वही हैं जो कि तुमने ली थी और तुम्हारी सारी की सारी चॉइसेस तुम्हें इस रास्ते के ऊपर लेकर आई हैं। एवरी चॉइस हैज लेड यू हियर टू मी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली अब हमारी कहानी वहीं पे आगे कनेक्ट होती है दोबारा जहाँ पे हमने अपना आखिरी एपिसोड छोड़ा था, यानी कि क्रैकन के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली क्रैकन ने यहाँ पे जो है बैरन वॉन स्ट्रकर और निक फ्यूरी दोनों को ही पकड़ के एक दूसरे के सामने बिठा दिया है। और क्रैकन बोलता है, और अब मैं तुम दोनों की मदद करने वाला हूँ यहाँ पे तुम लोगों को वो बनाने के लिए जो कि तुम्हें शुरू से बनना चाहिए था। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब निक फ्यूरी, बैरन वॉन स्ट्रकर और क्रैकन तीनों के तीनों बड़े के बड़े लीडर्स एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पास्ट की स्टोरी का काफी ज्यादा खुलासा हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास अगले एपिसोड के अंदर जो अब तक होता आया है वो कैसे होता है उस सब के बारे में हम जानेंगे। टू बी कंटिन्यूड।